नमस्कार। 8 की ताजा खबर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले राजगढ़ से बड़ी खबर की करेंगे बात। उदन खेड़ी में लूट की बड़ी वारदात हुई है। जी हां, तकरीबन 27 लाख रुपए के जेवरात और 15 लाख रुपए की नकदी पर लुटेरों ने हाथ साफ कर दिया है। उदन खेड़ी निवासी सिद्धनाथ अग्रवाल के घर में बंदूक उड़ाकर लूट की वारदात अंजाम दी गई है। हथियारों से लैस थे लुटेरे, इन्होंने देर रात इस वारदात को अंजाम दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजगढ़ से। पुलिस तक पूरा मामला पहुंचा है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। बेहद हैरान कर देने वाली यह वारदात सामने आई है राजगढ़ से, जहां 27 लाख रुपए के जेवरात और 15 लाख रुपए की जो नकदी है उस पर इन्होंने हाथ साफ कर दिया है। और यह खबर आई है राजगढ़ से। उदन खेड़ी में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। बताया यह जा रहा है कि हथियार बंद बदमाश आए थे और इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। बंदूक उड़ाकर यह वारदात इन्होंने अंजाम दी है। फिलहाल पुलिस तक मामला पहुंचा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन हैरान कर देने वाली यह पूरी घटना सामने आई है राजगढ़ के उदन खेड़ी में। तो बड़ी खबर राजगढ़ से आपको बता रहे हैं, लूट की ये बड़ी वारदात। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। इसी घर पे ये लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और देर रात ये वारदात अंजाम दी गई है। जानकारी के मुताबिक लुटेरों की संख्या ज्यादा थी और वे हथियारों से लैस थे। उन्होंने घर वालों को बंधक बनाया, बंदूक अड़ाकर उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। मैं घरों माल था 40-45 तोला सोना, 45 तोला था और इसके बाद में 15 लाख नकद थी, 14-15 लाख जो स्टेट ग्रामीण बैंक से निकाले थे, केसीसी के और नगद। तो आपने सुना कि कितना सोना गया है और साथ ही में नकदी भी यहां से लूट कर ले गए हैं। हथियार बंद बदमाश थे। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानकारी लेंगे इस पूरी वारदात के बारे में। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर मौका वारदात की आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को जैसे ही खबर मिली तो पुलिस सुबह बल्कि देर रात ये वारदात हुई, उसके बाद तुरंत पुलिस को इत्तला की गई और फिर बाद में पुलिस पूरे मामले की जांच करने के लिए पहुंची हुई है। बड़ी वारदात अंजाम दी गई है और करीब 50 लाख से ऊपर या 50 लाख के आसपास की ये पूरी लूट की वारदात है, क्योंकि 27 लाख रुपए से ज्यादा का तो सोना बताया जा रहा है और 15 लाख रुपए नगद लूट कर भागे। और ये इस बात से साफ हो जाता है कि हथियार बंद बदमाश आए थे, बंदूक अड़ाकर इन्होंने वारदात अंजाम दी है। तो कहीं ना कहीं रैकी की होगी या जानकारी बदमाशों को थी कि यहां पर बड़ी मात्रा में रकम रखी हुई है, चाहे वो कैश की बात हो या फिर सोने की बात हो, और इसी को समझते हुए उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस वारदात के पीछे किन लोगों का हाथ है। क्या कोई अपना है, करीबी है, या कोई गिरोह है जो काफी पहले से नजर रख रहा था और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और उसके बाद ही, जांच के बाद ही काफी सारी चीजें सामने आ पाएंगी कि कौन लोग इसके पीछे हैं। लेकिन परिवार जो है वो डरा सहमा है इस पूरी वारदात के बाद और पुलिस पूछताछ कर रही है कि परिवार वालों को क्या किसी पर शक है, कोई क्या इसमें अपना हो सकता है, क्योंकि ऐसी कई वारदातें होती हैं जिसमें अपना परिचित ही जो होता है वही कहीं ना कहीं मुखबिरी कर देता है, बता देता है, जानकारी दे देता है। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ भोपाल से, शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, बहुत बड़ी वारदात अंजाम दी गई है। 27 लाख रुपए का सोना और 15 लाख रुपए नगद लूट कर ले गए। यानी कि यह बात साफ है कि बदमाशों को कहीं ना कहीं खबर थी कि इतनी भारी मात्रा में रकम इस घर में मौजूद है। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल पुनीत, आपने ठीक कहा कि इस तरह की जो वारदात हुई है इसमें कहीं ना कहीं कोई जब मामला पूरा खुलकर सामने आएगा तो कोई अपना ही सामने आएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को यह जानकारी थी कि उनके घर में इतनी बड़ी मात्रा में जो कैश और सोना और अन्य जो जेवरात हैं वो मौजूद है और उसी के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस अभी इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश में जुटी हुई है। फरियादी है उससे लगातार बातचीत की जा रही है, चूंकि ये मामला जो है वो सामने आया है उसके बाद कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या इस बारे में उन्होंने किसी को बताया था कि इतना संख्या में उनके पास कैश और जो जेवरात है। तो ये सारे जो मामले हैं, मतलब ये जो सारे पहलू हैं
उसको लेकर पुलिस फिलहाल अभी जांच कर रही है। हालांकि पुलिस के पास अभी कोई पुख्ता सबूत ऐसे नहीं मिले जिसके आधार पर यह कहा जाए कि जल्द मामले का खुलासा हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से यह वारदात को अंजाम दिया गया, बंदूक की नोक पर जो है वो व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया गया, तो ये भी बताता है कि जो अपराधी हैं उनके हौसले कितने बुलंद हैं। हालांकि पुलिस ये दावा जरूर कर रही है कि जल्द इस मामले का खुलासा होगा, लेकिन अब देखना होगा कि कब तक पुलिस इस मामले का खुलासा करती है और क्या इसके पीछे की वजह निकलकर सामने आती है। जिस तरीके का अंदेशा जो जताया जा रहा है कि अपने ही लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, तो ऐसा जब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश के बाद जब आरोपियों तक पहुंचेगी तभी इस बात का खुलासा हो पाएगा। लेकिन कहीं न कहीं इतनी बड़ी वारदात के बाद जो है वो इलाके में दहशत का माहौल जरूर है, क्योंकि अगर यदि इतने बड़े व्यापारी के घर पर इस तरीके से बंदूक की नोक पर लूट हो रही है तो कहीं न कहीं ये पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, पुलिस की कार्यप्रणाली पर यहाँ सवाल तो खड़ा होता ही है। साथ ही साथ अब देखना होगा कि पुलिस पूरे मामले की जांच कैसे करती है, साइंटिफिक तरीके से फिंगरप्रिंट्स के को लेकर के भी पुलिस जांच कर सकती है। डॉग स्क्वाड भी लाया जाता है, स्निफर डॉग जो हैं वो भी पता लगा लेते हैं। तो देखना होगा कि कैसे और कितनी जल्दी पूरे मामले का खुलासा था। शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ से खबर है, बलरामपुर से। ये बड़ी खबर है जहां पर मितानिन ट्रेनिंग सेंटर जो है यहां पर विवाद हो गया। विवाद किस बात को लेकर हुआ? नाश्ते को लेकर ट्रेनिंग सेंटर में विवाद हुआ। मितानिन के साथ हाथापाई का वीडियो सामने आया है। मितानिन की महिलाएं थाने पहुंच गई हैं नाराज होकर। रामानुजगंज CSC का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और मौके की तस्वीरें आप देखिए कि हाथापाई जो हुई और नाश्ते को लेकर ये हाथापाई हो गई और विवाद हो गया। देखिए जरा कि क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। सूरज गुप्ता हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं कि पूरा मामला क्या है, नाश्ते की किस बात को लेकर यह विवाद हुआ और इसके बाद पटाक्षेप कैसे हुआ। सूरज, सूरज आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है कि सूरज से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोशिश हम उनसे करेंगे जानकारी लेने की कि ये विवाद नाश्ते की बात को लेकर तो हुआ, लेकिन क्या आखिर इसके पीछे की वजह थी, किस बात को लेकर ये नौबत हाथापाई किया गई। ये अपने आप में बड़ी बात है कि एक दूसरे के ऊपर हाथ उठा दिया गया यहाँ पर और उसके बाद थाने भी महिलाएं पहुंच गई। रामानुजगंज CSC का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और मितानिन ट्रेनिंग सेंटर है जहां पर ये पूरा विवाद हुआ है, लेकिन वजह अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आ पाई है। लेकिन कितना बड़ा विवाद है इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि एक दूसरे के ऊपर हाथ छोड़ दिया गया। मारपीट की नौबत यहां पर आ गई, लेकिन मारपीट की नौबत क्यों आई इसके पीछे वजह नाश्ता बताया जा रहा है। अब नाश्ते में ऐसी क्या बात हो गई कि जिसको लेकर ये नाराज हो गई? क्या ठीक नाश्ता नहीं मिला या नाश्ता नहीं दिया जा रहा था? क्या बात है, ये जांच का विषय है। लेकिन थाने पहुंच गया ये पूरा मामला। हाथापाई तो हुई और उसके बाद पूरा मामला थाने पहुंच गया। मितानिन ट्रेनिंग सेंटर में ये विवाद हुआ है। सूरज गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? सूरज, आप सुन पा रहे हैं? चलिए बढ़ते हैं आगे, अगली खबर की बात करते हैं। इंदौर से बड़ी खबर। आज इंदौर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहने वाले हैं क्योंकि G20 का समिट चल रहा है और दूसरे दिन उद्घाटन सत्र में वे शामिल होने वाले हैं। G20 समिट कार्यस्थल पर लगभग आधा घंटा सिंधिया रहेंगे।
सुबह उद्घाटन सत्र के बाद हेरिटेज वॉक पर भी सभी प्रतिनिधि जाने वाले हैं और मांडू भी जा रहे हैं प्रतिनिधि। मांडू को देखने के लिए अद्भुत छटा मांडू में देखने को मिलती है और अपने आप में मांडू बहुत फेमस भी है यहाँ के किले को लेकर के। आज सुबह 9 बजे दिल्ली से इंदौर सिंधिया पहुंचेंगे। दोपहर 1:30 बजे इंदौर से फिर उनका ग्वालियर जाने का कार्यक्रम है। ग्वालियर के पारसेन गांव में विकास कार्यों का भूमि पूजन उनके द्वारा होना है। विकास हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, इसी खबर पर उनसे बात करते हैं। विकास, सिंधिया का दौरा है, आ रहे हैं, G20 समिट जो हो रहा है इसमें शिरकत करने के लिए, क्या कुछ कार्यक्रम इंदौर में उनका? बिल्कुल, G20 समिट का 3 दिवसीय जो आयोजन है वो इंदौर में चल रहा है और कल पहला दिन था जिसमें उद्घाटन सत्र में ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे थे और उसके बाद आज दौरे जो G20 समिट है उसका दूसरा दिन है। G20 समिट के दूसरे दिन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शिरकत करने वाले। ज्योतिरादित्य सिंधिया की शिरकत के बाद ये जो समिट में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान जो यहाँ पहुंचे हैं, जिनकी संख्या लगभग 100 के आसपास में है, वो सभी हेरिटेज वॉक पर धार जाएंगे। चूंकि G20 समिट की अगर बात किया तो एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में इस पर चर्चा हो रही है। कैसे किसानों के हितों को लेकर बात की जाए, कैसे फसल की गुणवत्ता पर खास ध्यान दिया जाए, कैसे खाद्य सुरक्षा को लेकर के बिंदु निकाले जाए, इन पर सब पर चर्चा हो रही है। लिहाजा ये जो बैठक है ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और आज दूसरा दिन है। कल इसका G20 की बैठक का तीसरा और आखिरी दिन होगा, समापन सत्र होगा। तो बहरहाल आज खुद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। वो मिलेट्स और माइक्रो मिलेट्स के अलावा अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये हालांकि कुछ देर बाद सिंधिया कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और पूरे जो बैठक है उसमें शिरकत करेंगे। शिरकत करने वाले हैं, क्या कुछ यहां पर वो करने वाले हैं? इंदौर में आधे घंटे तक वो उस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। इसके अलावा इंदौर में उनका और क्या कुछ कार्यक्रम है? क्योंकि सिंधिया अगर इंदौर आ रहे हैं तो काफी अपने आप में अहम हो जाता है। उनके जो समर्थक मंत्री जो हैं उनका भी क्षेत्र है ये, तो क्या कुछ और, क्योंकि चुनावी साल है। जी बिल्कुल, सबसे पहले अगर बात की जाए तो G20 की बैठक में ही वो शामिल होंगे। इसके बाद उनके विभिन्न अलग अलग स्थानों पर, रामचंद्र नगर के अलावा अन्य जगहों पर कई कार्यक्रम है जिसमें राजनीतिक तौर पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। चूंकि G20 कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो ये देश या नहीं विदेश के स्तर पर देखा जाए तो बड़ा कार्यक्रम है। चूंकि इसमें 20 देशों के जो मेहमान है वो शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ साथ अन्य 10 देशों के साथ में विशेष जो आमंत्रित सदस्य हैं वह सभी इसमें शिरकत कर रहे हैं। उसी का उद्घाटन सत्र जो है उसमें वो उसकी शुरुआत जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों होनी है। बहरहाल इसके बाद वहां से निकलकर वो रामचंद्र नगर जाएंगे। इसके अलावा अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ, बड़े नेताओं के साथ उनकी बैठक आज होनी है और 1:30 बजे के बाद वो यहाँ से रवाना होंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए विकास। प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में कांग्रेस तो अपने संगठन की मजबूती को लेकर लगातार सजग है। पीसीसी चीफ संगठन और प्रदेश के राजनीतिक हालात पर चर्चा करने के लिए दिल्ली गए हुए हैं। वे दिल्ली में पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात करने वाले हैं और दिल्ली स्थित अपने आवास पर पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगे। इस दौरान वे पार्टी के पदाधिकारियों से संगठन को मजबूत करने पर चर्चा करने वाले हैं। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शैलेंद्र, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए दिल्ली में मंथन कमलनाथ करने वाले हैं, पार्टी के पदाधिकारियों से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इसकी दिल्ली में तो जो चल रहा है प्रदेश के हालात की समीक्षा भी वो करेंगे, क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस का संगठन मजबूत है कि नहीं ये मीडिया में खबरों के माध्यम से आ ही जाता है। कमलनाथ के नाम पर खुद पर कई नेता सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल पुनीत, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से जो वर्तमान में हालात चल रहे हैं और कई नेता ऐसे हैं जो कमलनाथ या कहेंगे या पार्टी की जो लाइन है उससे हटकर बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में
पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो चीफ हैं वो आज दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली में वह पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उन सबसे मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश में क्या हालात चल रहे हैं वर्तमान में उसको लेकर बातचीत होगी और आने वाले समय में कांग्रेस की चुनाव के लिहाज से क्या रणनीति रहने वाली है उस सबको लेकर चर्चा होगी। एक बात और महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से बीजेपी की विकास यात्राएं चल रही और बीजेपी का यह दावा है कि उन यात्राओं को मध्य प्रदेश में अपार जन समर्थन मिल रहा है, तो क्या कांग्रेस इसके पलट में कोई दूसरी यात्राएं शुरू कर सकती है। हालांकि अभी हाथ जोड़ो अभियान चल रहा है और कुछ दिन पहले ही भारत जोड़ो यात्रा भी मध्य प्रदेश से होकर गुजरी है, लेकिन चूंकि ये चुनावी साल है और ऐसे में आपको लगातार एक्टिव रहना होगा, तो मध्य प्रदेश के लिहाज से किस तरह की रणनीति जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व ने सोच के रखी है, या फिर कमलनाथ की तरफ से कोई प्रस्ताव जो है किसी यात्रा को लेकर या किसी नए अभियान को लेकर जो है वो बातचीत राष्ट्रीय पदाधिकारियों से हो सकती है, ताकि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की विकास यात्रा है उसके उलट जो है एक नई यात्रा शुरू की जाए और जिसके माध्यम से जन जन तक पहुंचने का लगातार काम जो है वो कांग्रेस करे। इस तरह की तमाम जो रणनीति है वो आज दिल्ली में कमलनाथ जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके साथ मिलकर बनाएंगे और उसका आने वाले समय में मध्य प्रदेश में देखना होगा कि कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है और उसका कितना लाभ 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस को मिलता है। बिल्कुल, कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है। वैसे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है वो कैसी चल रही है, क्या चल रही है, इस पर भी लगातार चर्चाएं हो रही हैं। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे हम जानकारी लेने वाले हैं। खबर अपने दर्शकों को बता दें, भोपाल से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक खास जगह जाने वाले हैं और यह है जगह जगदीशपुर। जी हां, इस्लाम नगर पहले इसका नाम था और अब इसका नाम परिवर्तित करने के बाद जगदीशपुर कर दिया गया है। ऐतिहासिक महत्व इस स्थान का है और इसका नाम पहले जगदीशपुर ही था। बाद में जो जानकारियां हैं कि आक्रांता जो आए उन्होंने इस स्थान का नाम बदल दिया, फिर बाद में इसका नाम फिर से जगदीशपुर करने की मांग उठी। इसके बाद केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद इस जगह का नाम जगदीशपुर कर दिया गया। नाम परिवर्तन के बाद पहली बार मुख्यमंत्री यहां पर आने वाले हैं और शिलान्यास लोकार्पण कार्य भी यहां पर करने वाले हैं। भदभदा से निपानिया जाट तक सड़क का शिलान्यास होना है उनके द्वारा। लांबा खेड़ा से जगदीशपुर के बीच 4 करोड़ की लागत से सड़क बनाई जाएगी। ईंट खेड़ी से औद्योगिक क्षेत्र अचारपुरा मार्ग का चौड़ीकरण होगा। मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर का लोकार्पण उनके द्वारा होना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि जब इस बात का ऐलान किया गया था कि इस जगह का नाम इस्लाम नगर से बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है, तो स्थानीय लोगों में काफी हर्ष, काफी खुशी देखने को मिली थी और उन्होंने जश्न मनाया था, मिठाई बांटी थी और खूब आतिशबाजी की थी। तो लोगों में काफी खुशी है नाम परिवर्तन के बाद और मुख्यमंत्री आज यहाँ दौरा करने वाले हैं। क्या कुछ इस यहाँ पर मुख्यमंत्री सौगातें देंगे, लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, जानकारी शैलेंद्र से लेते हैं। शैलेंद्र। बिल्कुल, भोपाल जिले के बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है, जिसको पहले इस्लाम नगर के नाम से जाना था, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि ये ऐतिहासिक गांव है और इसका नाम पहले जगदीशपुरी था, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जो आक्रांता आए थे उनकी वजह से इसका नाम जो है वो इस्लाम नगर कर दिया गया था। लेकिन जिस तरीके से स्थानीय लोगों की मांग थी उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जो जनता की मांग था उसका ख्याल रखा और एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था और उसके बाद केंद्र सरकार ने इसका नाम परिवर्तन करने पर मोहर लगाई थी और पिछले सप्ताह इसका नाम इस्लाम नगर से बदलकर जगदीशपुर किया गया है। अब उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहली बार उस गांव पहुंच रहे हैं। उस इलाके में विकास यात्रा भी चल रही है, जो विधायक है उनके नेतृत्व में यात्राएं चल रही है और ऐसे में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस गांव पहुंचेंगे और वहां पर लगभग 29 करोड़ रुपए की सौगातें जो है वो गांव को देंगे। लगभग 4 बजे के आसपास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां पहुंचेंगे और तमाम जो विकास कार्य हैं उनका भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही स्थानीय लोगों से मुलाकात भी करेंगे। जब इस गांव का नाम परिवर्तित हुआ था तब भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर खुशी जताई थी और कहा
था कि जो पुराना वैभव है उस गांव का वो लौट कर आया है, जो लोगों की मांग थी वो वह पूरा करने में सफल हुए। तो कहीं न कहीं उन ग्रामवासियों के अंदर जो खुशी थी वो, जैसा कि आपने भी कहा, कि वो देखते ही बन रही थी किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ नाम परिवर्तन की उन्होंने खुशियां मनाई थी। और आज जब प्रदेश के मुखिया वहां पहुंच रहे हैं तो देखना होगा कि किस आज जो सौगातें तो दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए वहां के स्थानीय लोग किस तरह की सौगातें उस गांव के लिए चाहते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी मांगों को आखिर और कितना मानते हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। वैसे दर्शकों को बता दें कि जब ये नाम परिवर्तन हुआ था तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था कि नाम बदलने से विकास नहीं होता, लेकिन यहाँ लोकार्पण शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा होना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। न्यूज 18 से खास बातचीत में पंडोखर सरकार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में किसे जीत मिलेगी और कौन हारेगा ये मैं उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बता दूंगा। सवाल चुनाव का हम कर रहे थे, 23 का चुनाव सामने है, चीजों को आप जान लेते हैं, पर्ची में पहले से कई चीजें आप लिख देते हैं। क्या लगता है 23 का चुनाव जब टिकट वितरित हो जाएंगे, मैं उस अवस्था में अवश्य बताऊंगा कि, और बिफोर मैं आपकी टीम को आमंत्रित करूंगा, 19-20 के असर से सीट बाय सीट मैं घोषणा कर दूंगा। न्यूज 18 के साथ बातचीत में पंडोकर सरकार ने एक बड़ा दावा भी किया है। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के पर्चे न्यूज 18 को दिखाए जो भोपाल में आयोजित दिव्य दरबार में आने वाले हैं। ये पर्चा पहले से लिखा होगा, कौन आदमी आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्या समस्या लेके आ रहा है, इसका क्या कुछ पर्चे महाराज ने बना रखे पहले से। हाँ। ये लोग आपके पास आ चुके हैं? नहीं, मैं जानता भी नहीं इनको कौन है। आएंगे आपके पास पक्का 100%। और मैंने इन्हीं में से तो बुलाया अभी भी, हमने माता दादाजी आप खड़े हो जाइए, पत्रकार भैया आप खड़े हो जाइए, आप किसी उठा लाइए, इन्हीं में से तो उठाया था, आप लोग देख रहे थे साक्षी। ये वो लोग हैं जो आपके पास आने वाले हैं? आने वाले हैं, और कहां बैठेंगे पता नहीं, लेकिन आएंगे, नंबर आएगा। यदि यहां नहीं आ पाए तो पंडोखर में आएगा, पंडोखर नहीं आ पाए तो जहां से पड़ेगा वहां आएगा, लेकिन आएगा, जो पर्चा फटेगा नहीं। मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज है। आप सोचिए, हम क्या कहेंगे कि ये जो पर्चे हैं ये उन लोगों के पर्चे हैं जो आप हमारे हाथ में देख रहे हैं। उल्टा करिए। हम आपको दिखाते हैं, इसमें पूरे तरीके से पर्चा अभी इसलिए नहीं दिखा सकते आपको, दिखा सकते क्योंकि इसमें लोगों की समस्याएं लिखी है, समस्याओं के उपाय लिखे। और ये सबसे बड़ी चीज आप देखिएगा, ये वो नाम है जो अभी पंडोखर सरकार के दरबार में नहीं पहुंचे लोग, ये उन लोगों के पर्चे। यानी कि निकट भविष्य में ये जब कभी भी पहुंचेंगे, एक नाम का हम आपको जिक्र कर देते हैं। रतन कोई नाम है, रतन नाम के एक व्यक्ति है जो अभी तक महाराज के पास नहीं पहुंचे हैं, लेकिन महाराज ने यह दावा किया है, यह पर्ची दी है कि इस नाम का व्यक्ति हमारे पास समस्या लेकर आएंगे, उनकी समस्या का समाधान पहले से पर्चे में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।